Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the theories of international trade. First we will look into the definition of international trade, and then we will discuss the theoretical support it has. International trade is the exchange of goods and services between people, organizations and governments of different countries. So अगर goods या services exchange हो रही हैं within between the countries, चाहे वो between the people है or it is between the organization or between the government, so it is all termed as international trade. Now why trade? They can import resources they lack at home. अगर कोई रिसोर्स है जो लोकली अवेलेबल नहीं है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. इसका मतलब कि आपको वो चीजें भी अवेलेबल होंगी ट्रेड से जो लोकली आपके पास एक्चुअली नहीं है. हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन. आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर होगा थ्रू ट्रेड और सेटिस्फेक्शन हायर होगी. एग्जाम्पल देखें तो अब आप ट्रेड के थ्रू आप आईफोन यूज करते हैं, आप सैमसंग के जो है हाई एंड मॉडल यूज करते हैं. इसी तरह लैपटॉप्स में आपके पास वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो इंटरनेशनल है. गाड़ियों की बात करें तो आप वो सारी गाड़ियां यूज कर सकते हैं जो कि एक्चुअली लोकली प्रोड्यूस नहीं होती. तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर होता है. दे कैन import goods for which they are a relatively inefficient producer. फिर अगर तो आप किसी गुड्स के इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं, यानी कि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट लोकली प्रोडक्शन से ज्यादा आती है और इंपोर्ट करने से कम आती है. मॉडर्न डे में देखें तो चाइना की प्रोडक्ट्स की एग्जांपल फिट इन होती है इस पे बिल्कुल, कि चाइना से जो इंपोर्ट करा के कॉस्ट आती है लोकली अगर प्रोड्यूस भी करें तो उससे ज्यादा कॉस्ट आ जाती है. तो अगर तो ऐसा हो रहा है तो आप थ्रू ट्रेड उसे इंपोर्ट कर सकते हैं. स्पेशलाइजेशन ऑफन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड आउटपुट एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फिर ट्रेड की वजह से स्पेशलाइजेशन होगी कि एक ही प्रोड्यूसर जब मल्टीपल कंट्रीज में सप्लाई करेगा तो स्पेशलाइजेशन आएगी, और स्पेशलाइजेशन की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, यानी कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट भी कम होगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर को जो प्राइस चार्ज होगी वो भी रिलेटिवली कम होगी. तो स्पेशलाइजेशन और जो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है उसका ये भी फायदा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी. कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस. अब कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी, बॉन्डिंग बेहतर होगी क्योंकि एक दूसरे से जो ट्रेड होगी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर रिलायंस होगी. इससे पहले कि मैं ट्रेड थियरीज पे जाऊं, अगेन मैं दो टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं. क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी एन इकोनॉमी दैट डज नॉट ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओपन इकोनॉमी an economy that trades with other countries. अगर तो कोई इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज्ड है टू ट्रेड, ना उसके अंदर इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं कि बॉर्डर्स क्लोज हैं, ना इंपोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है. और अगर तो उसके अंदर इकोनॉमी में ट्रेड हो रही है दूसरी कंट्रीज के साथ तो ऐसी कंट्रीज को हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं. अगर मॉडर्न डे में देखा जाए तो क्लोज इकोनॉमी सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. चाहे ट्रेड फ्री हो या ना हो, स्टिल जो है क्लोज इकोनॉमी मॉडर्न डेज में तो एग्जिस्ट नहीं करती. अभी तक हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड डिफाइन कैसे की जा सकती है. उसके बाद हमने देखा व्हाई ट्रेड, द पर्पस ऑफ ट्रेड दैट वी सॉ. उसके बाद फिर हमने क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में डिफरेंस देखा. अब हम मोर स्पेसिफिकली थियरीज की बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की. तो आज के लेक्चर में हम ये सारी थियरीज डिस्कस करेंगे और इन थियरीज को दो मेजर कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया.
कि पहली जो 6 थियरीज हैं, मर्केंटाइलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर्स प्रोपोर्शन मॉडल, लर्नटिव पैराडॉक्स, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, इनको हम क्लासिकल थ्योरीज में क्लासिफाई करते हैं, जबकि पोर्टस डायमंड और न्यू ट्रेड थ्योरी को हम डायनामिक थ्योरीज बोलते हैं क्योंकि मॉडर्न डे थ्योरीज हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो थ्योरीज पढ़ने का मकसद है वो ये है कि हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड के फायदा है, क्या इंटरनेशनल ट्रेड से जितनी भी कंट्रीज हैं उसको बेनिफिट प्रोवाइड होगा। अगर इस बात से हम कन्विंस होंगे तो ही इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस की यूटिलिटी को समझ सकते हैं। ये सारी जितनी भी थ्योरीज हैं, मोस्टली इन सब थ्योरीज ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट से इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट ही किया हुआ है। ऑफ कोर्स इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं टू सपोर्ट दैट इंटरनेशनल ट्रेड वो डिफरेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली दीज थ्योरी आर इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मर्केंटाइलिज्म जो प्राइम बिलीव इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड मिलते हैं, 16 सेंचुरी में जो थ्योरी एग्जिस्ट करती थी वो मर्केंटाइलिज्म है। बेसिकली ये फ्रांस के अंदर ओरिजिनेट हुई। इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे: वेल बीइंग यूज सेंट्रल कंट्रोल, अ नेशंस वेल्थ डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड ट्रेजर, gold and silver are the currency of trade, maximize export through subsidies, minimize import through tariffs and quotas। इस वक्त 16 सेंचुरी में ये बिलीव था कि किसी भी इकोनॉमी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो उसके गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व्स को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए, क्योंकि करेंसी जो थी वो जो ट्रेड के वक्त करेंसी यूज होती थी वो गोल्ड और सिल्वर ही यूज होते थे। तो गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व मैक्सिमाइज ऐसे हो सकते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएं और इंपोर्ट्स कम हो जाएं। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो उसके अगेंस्ट करेंसी इनफ्लो होगा, और उस वक्त जो करेंसी ऑफ द टाइम थी वो गोल्ड एंड सिल्वर थी। इसी तरह इंपोर्ट्स में आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर का आउटफ्लो होना था। इसलिए उस वक्त का ये बिलीव था 16 सेंचुरी में, जिसको हम मर्केंटाइलिज्म बोल रहे हैं, कि किसी भी नेशंस की जो वेल्थ है वो उसके गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व को बोलते हैं। और दूसरी चीज, हर इकोनॉमी का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसकी जो ट्रेड है वो सरप्लस हो, यानी कि जितने एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके वो ज्यादा हो और इंपोर्ट्स मिनिमाइज हो। इसका मतलब अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए पॉलिसीज ड्रॉप करनी चाहिए। और वो क्या हो सकती हैं कि एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएं। एक्सपोर्टर्स को अगर सब्सिडी मिलेंगी तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मोर कंपेटिटिव होगी और एक्सपोर्ट्स आपके मैक्सिमाइज होंगे। इसी तरह इंपोर्ट्स के केस में टैरिफ्स और कोटास अप्लाई किए जाएं। टैरिफ्स और कोटास हम सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। बेसिकली ये जो है आपका इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन, आप कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है। तो जब इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगी तो वो इंपोर्ट रिड्यूस होगी, और इस तरह जो ट्रेड सरप्लस का जो टारगेट है वो इकोनॉमी का अचीव हो सकेगा। दो मेजर पॉइंट से अभी तक जो हमने देखे कि इंक्रीज वेल्थ बाय एक्वायरिंग गोल्ड, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मर्केंटाइलिज्म में ये बिलीव किया जाता था कि ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी ने थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को मीट करने हैं। एक, अपने गोल्ड के रिजर्व को मैक्सिमाइज करना है, और दूसरा अपनी एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है और इंपोर्ट को मिनिमाइज करना है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड सरप्लस क्रिएट करना है। ये दोनों जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि उस वक्त करेंसी ऑफ ट्रेड ही अगर गोल्ड है तो जिस जिस तरह आपका सरप्लस आएगा उसी तरह गोल्ड एक्विजिशन भी हायर होगी। इस थ्योरी पे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म था, और क्रिटिसिज्म बनता भी है, लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज अ स्टेप टुवर्ड द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहली बार कोई बिलीव्स इंटरनेशनल ट्रेड पे इस तरह आए थ्योरी की फॉर्म में, और चाहे हर कंट्री को ये
गाइड किया जा रहा है कि अपने एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करो और इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करो, और सब्सिडीज और टैरिफ्स और कोटास के इस्तेमाल से। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट किया जा रहा है कि इस पर्पस के लिए आपको अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल ट्रेड की सपोर्ट आती है। क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पे ये था कि ये थ्योरी पूरी की पूरी बेस कर रही है गोल्ड एक्विजिशन पे और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस पे या ट्रेड सरप्लस पे। तो क्रिटिसिज्म यह है कि किसी भी कंट्री में जो वेल्थ होती है वो सिर्फ गोल्ड नहीं होती, उसका क्वांटिटी ऑफ कैपिटल भी होता है। अगर किसी कंट्री में कोई मशीनरी है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, तो वो भी तो उसका एक्चुअली वेल्थ का पार्ट होना चाहिए। तो ये थियरी इस एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर करती है। सेकंड, स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स। अगर किसी कंट्री में लेबर फोर्स स्किल्ड है, वो भी उसकी वेल्थ और एडवांसमेंट का पार्ट होनी चाहिए। ये थ्योरी इस एस्पेक्ट को भी कंप्लीटली इग्नोर करती है। इस थ्योरी का पूरा फोकस जो है सिर्फ 2 पॉइंट्स पे है कि गोल्ड एक्विजिशन ज्यादा होनी चाहिए और ट्रेड सरप्लस होना चाहिए। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री के वेल्थ जो हैं उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट एलिमेंट होता है लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम गल्फ की बात करें तो शायद उनके ऑयल रिजर्व्स उनका सबसे मेजर वेल्थ का कंपोनेंट होगा। तो ये थ्योरी लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को भी इग्नोर करती थी। तो इन ओवरऑल अगर इसका रिव्यू किया जाए तो इस थ्योरी के काफी सारे क्रिटिसिज्म थे, लेकिन अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है इट वाज वन ऑफ द इनिशियल स्टेप्स टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद डेविड ह्यूम्स का इन पे क्रिटिसिज्म आया इसी मर्केंटाइलिज्म पे 1752 में। उस क्रिटिसिज्म को हम देख लेते हैं। इंक्रीज एक्सपोर्ट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड हायर प्राइसेस, इंपोर्ट लीड टू लोअर प्राइसेस। पहला क्रिटिसिज्म यह है कि जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, जब भी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब ये है कि डिमांड फॉर गुड बढ़ रही है, और जब भी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कांस्टेंट होगी तो प्राइस अल्टीमेटली ज्यादा होगी। इसी तरह इंपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो वाइस वर्सा रिवर्स पैटर्न पे देखें तो एक्चुअली लोअर हो रही होती है। तो ये कहना अल्टीमेटली इम्पॉसिबल है कि लॉन्ग रन में कोई भी कंट्री अपनी एक्सपोर्ट्स या सरप्लस ट्रेड सरप्लस को मेंटेन कर सकती है। तो इस वजह से पहला क्रिटिसिज्म आया। कंट्री ए सेल्स लेस बिकॉज ऑफ हाई प्राइस एंड कंट्री बी सेल्स मोर बिकॉज ऑफ लो प्राइस। इन द लॉन्ग रन नो वन कैन कीप अ ट्रेड सरप्लस। ओवरऑल यहाँ पे बात ये की गई कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है और प्राइसेस बढ़ती हैं, तो फिर ट्रेड सरप्लस को लॉन्ग टर्म में ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड अल्टीमेटली रिड्यूस होगी। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है। तो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेड सरप्लस फॉल करेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये जो ऑब्जेक्टिव हैं दोनों, गोल्ड रिजर्व्स को मेंटेन करना और ट्रेड सरप्लस को इंक्रीज करते रहना, ये दोनों लॉन्ग टर्म में किसी भी कंट्री के लिए मेंटेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसके बाद एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी, जो सेकंड थ्योरी हमारी कोर्स की है, दैट इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ ने 1776 में एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ कंट्री can produce some goods more efficiently than other countries. A country's advantage would be either natural or acquired in the production of goods. Each country would specialize in a product for which it uniquely suited. एडम स्मिथ ने यह कहा कि हर कंट्री की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कुछ प्रोडक्ट में की मैन्युफैक्चरिंग में या उसकी प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीज ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, कुछ कम एफिशिएंट होती हैं।
तो अगर तो ऐसा किया जाए कि हर कंट्री सिर्फ वो गुड्स प्रोड्यूस करे जिसमें वो एफिशिएंट है, तो इस तरह इंटरनेशनल ट्रेड भी इंक्रीज हो सकती है। और अगर आप वर्ल्ड को एज अ सिंगल यूनिट देखें तो रेजिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को भी एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि कम प्राइस कॉस्ट में अगर गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो सारे कंज्यूमर को उसका एडवांटेज होगा, और प्रोडक्शन फंक्शन भी मैक्सिमाइज हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें कि चाइना अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस है या कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। पाकिस्तान के पास लैंड बहुत फर्टाइल है, तो हमें जो है एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, और इस तरह हम चाइना को एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट कर देंगे, वो हमें कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट कर दे, और इस तरह जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर अवेलेबल होंगी और उसकी प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो सकती है। ये इस थ्योरी का मेजर आर्गुमेंट था। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये थ्योरी अपनी एग्जाम्पल को समझाने के लिए 2x2 मॉडल यूज करता है। 2x2 मॉडल का मतलब ये है कि अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए ये दो कंट्रीज की एग्जांपल लेता है और दो प्रोडक्ट की एग्जांपल लेता है, तो इसलिए इसको हम 2x2 मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कंट्रीज की एग्जांपल ली गई है, स्पेन की और इटली की, और दो प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ली गई है, ऑलिव ऑयल की और शूज की। स्पेन रिक्वायर्स 2 hours of labor to produce unit of olive oil, while Italy requires 4 hours of labor to produce same unit of oil. Italy requires 2 hours of labor to produce a pair of shoes, while Spain requires 4 hours of labor to produce the same pair of shoes. यहाँ पे आपको डेटा ये बता रहा है कि ऑलिव ऑयल का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्पेन में 2 घंटे लगते हैं। वो इतने एफिशिएंट है कि 2 घंटे में ऑलिव ऑयल का यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं, जबकि वही यूनिट इटालियंस जब प्रोड्यूस करते हैं तो उनको 4 hours लग जाते हैं। इसी तरह शूज में देखें तो स्पेन जो यूनिट प्रोड्यूस करता है, एक पेयर ऑफ शू को प्रोड्यूस करने में उसको 4 घंटे लगते हैं उनके लेबर को, जबकि इटली को 2 घंटे लगते हैं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि हर कंट्री को वही प्रोड्यूस करना चाहिए और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसपे उसका एडवांटेज लाया करता है। इस केस में अगर देखें तो स्पेन ऑलिव ऑयल कम आवर्स में प्रोड्यूस कर लेता है, इसका मतलब स्पेन ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन में एफिशिएंट है। इसी तरह जो पेयर ऑफ शूज हैं वो इटालियंस जो है वो 2 hours में प्रोड्यूस कर लेते हैं, और स्पेनिश जो है वो उसको 4 hours में प्रोड्यूस करते हैं। तो इटालियंस जो है वो शू प्रोडक्शन में एफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को अप्लाई करें इस 2x2 मॉडल पे, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये बताती है कि अगर स्पेन सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करे क्योंकि वो उसमें एफिशिएंट है, और इटली सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ शूज को प्रोड्यूस करे क्योंकि वो उसमें एफिशिएंट है, तो अल्टीमेटली जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है, इस केस में इन दो कंट्रीज की प्रोडक्शन है, वो मैक्सिमाइज हो सकती है, क्योंकि लेबर तो लिमिटेड है, तो वो नंबर ऑफ आवर्स जो अवेलेबल है उसमें प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी। इस थ्योरी का जो हाइपोथेसिस था वो ये था। अब इसकी कुछ assumptions थी। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो ट्रेड बैरियर, नो ट्रेड इम्बैलेंस, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। अब कुछ assumption ये थी, पहली कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लैक करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रांस, ये जो हमने पीछे एग्जांपल देखी कि स्पेनिश वर्कर जो है इटली में जाके काम कर लें और इटली के वर्कर्स जो है, लेबर जो है वो स्पेन में काम कर ले, तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है इस केस में, जो पहली एजम्पशन है। दूसरा, ट्रेड बैरियर कोई नहीं है। अगर सारा का सारा प्रोडक्शन शू की इटली कर ले और सारी की सारी ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन स्पेन कर ले, तो ट्रेड में कोई बैरियर नहीं है। स्पेन प्रोड्यूस करके इटली को एक्सपोर्ट कर दे और इटली शूज प्रोड्यूस करके स्पेन को एक्सपोर्ट कर दें, ट्रेड बैरियर कोई भी नहीं है। नंबर 3, नो ट्रेड इम्बैलेंस।
कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का इशू नहीं है या ट्रेड सरप्लस का। और कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल का मतलब ये है कि ये जो हमने एनालिसिस की कि ये 2 लेबर आवर लगते हैं और 4 लेबर आवर लगते हैं, ये कांस्टेंट रहेंगे। नॉर्मली इन प्रैक्टिस ऐसा होता है, जिस जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ती है लर्निंग कर्व होता है और उस तरह पर यूनिट टाइम रिक्वायर्ड रिड्यूस होता है। जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती है, स्किल लेवल इंक्रीज होते हैं, तो स्किल लेबर अपना जो प्रोडक्शन टाइम है वो रिड्यूस करता है। लेकिन इस थ्योरी की एजम्पशन ये है कि वो भी कांस्टेंट रहेंगे। तो इस थ्योरी की बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि हर कंट्री को वो प्रोड्यूस करना चाहिए जिस पे उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज लाया करता है। इस थ्योरी पे अगेन क्रिटिसिज्म आया। Theory assumed that only bilateral trade could take place between nations and only in two commodities that are to be exchanged. This theory also assumed that free trade exists between the nation. कुछ क्रिटिसिज्म तो ये थे कि ये सिर्फ बायलैटरल ट्रेड की बात करता है, कि दो कंट्रीज की एग्जांपल लेता है, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली पॉसिबल ऐसा सिनेरियो नहीं है। और पूरी दुनिया की एनालिसिस करना कि कौन सा किस प्रोडक्ट में एफिशिएंट है, ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, ये एक और इसकी अजम्पशन है कि ट्रेड फ्री है। प्रैक्टिकली ट्रेड में भी कुछ बैरियर्स होते हैं, आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं जिनको हम टैरिफ्स बोलते हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहीं की जगह तो इंपोर्ट अलाउ ही नहीं होती जिसको हम एम्बार्गो बोलते हैं। तो इसका मतलब इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म में ये कुछ बातें थी। उसके बाद एक और थ्योरी आई जिसको बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। एक और इस पे क्रिटिसिज्म था, जो मेजर क्रिटिसिज्म था, जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ने एक्चुअली एड्रेस किया, उसको हम इधर डिस्कस करेंगे। डेवलप बाय डेविड रिकार्डो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो बेसिकली ये थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज के क्रिटिसिज्म में ही डेवलप हुई है, और ये डेविड रिकार्डो ने इन रिस्पॉन्स टू थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्चुअली दी। कंट्रीज शुड specialized by allocating their scarce resources to produce goods and services for which they have a comparative cost advantage. Comparative advantage relates to how much productive or cost efficient one country is than other. अब यहां पे डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि एक्चुअली एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए। आप इस एग्जांपल में देखें, अगर ये एक और एग्जांपल है, उसने आर्ग्यू किया कि देखें, अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक प्रोडक्ट में स्पेन एफिशिएंट था और एक प्रोडक्ट में इटली एफिशिएंट था। तो हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में कंक्लूड कर दिया कि स्पेन वो प्रोड्यूस करे जिसमें वो एफिशिएंट है, और इटली वो प्रोड्यूस करे जिसमें वो एफिशिएंट है। अगर इस एग्जांपल में देखें तो इसके अंदर स्पेन नीड्स मोर लेबर देन इटली। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में इटली ही ज्यादा एफिशिएंट है। अगर ऐसा केस आ जाए कि एक ही कंट्री दोनों प्रोडक्ट्स में एफिशिएंट हो, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को अगर हम अप्लाई करें तो उसका तो शायद मतलब ये बनता है कि फिर सारी की सारी प्रोडक्शन इटली को करनी चाहिए और स्पेन को कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इट वाज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर डेविड रिकार्डो ने कहा कि जो कंट्री है जिसका एडवांटेज लाया करता है वो कंपैरेटिव एडवांटेज की बेसिस पे देखे और एब्सोल्यूट एडवांटेज की बेसिस पे ना देखे। अभी हम देखते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज उसने किसको बोला। ट्रेड विल टेक प्लेस वेयर कॉस्ट डिफरेंसेस एग्जिस्ट। These can be of two kinds. First, if olive oil is cheap in Spain and shoes in Italy. Second, the theory of comparative advantage states that condition under which trade will take place even though both commodities may be produced more cheaply in one country than in other. Exactly वही बात की हुई है कि ट्रेड अगर तो एब्सोल्यूट एडवांटेज एग्जिस्ट करता है तो फिर तो हमें एनालिसिस करने की शायद
उस तरह जरूरत ही नहीं है, उसमें हम एब्सोल्यूट एडवांटेज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि दोनों प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में एक ही कंट्री को एडवांटेज है, तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही कंट्री प्रोडक्शन करे और दूसरी कंट्री के लेबर कुछ भी ना करें। तो उस केस में कंपैरेटिव एडवांटेज देखा जाएगा। यहां पे अगर हम देखें तो स्पेन जो है ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसको 120 लेबर आवर लगते हैं, जबकि शूज को प्रोड्यूस करने के लिए 100 लेबर आवर लगते हैं। जबकि इटली को सॉरी यहाँ पे स्पेन को ऑलिव ऑयल को प्रोड्यूस करने में 120 आवर लगते हैं, और इटली को ऑलिव ऑयल का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 80 आवर लगते हैं। शूज का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 100 आवर लगते हैं स्पेन को, और इटली को 90 आवर लगते हैं। ये तो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि दोनों केसेस में इटली ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन एक और चीज भी नजर आ रही है कि शूज के केसेस में जो स्पेन है वो लेसर इनएफिशिएंट है, यानी कि अगर कंपैरेटिव एडवांटेज देखें तो स्पेन का शूज में लाया करता है। अगर हम देखा जाए तो जो कॉस्ट है वो 111% के आसपास है स्पेन की इटली से कंपेयर करें शूज में, जबकि वही स्पेन अगर ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्ट 150% के आसपास आती है, यानी कि 50% इनएफिशिएंट है इटली से ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन में। और शू के केस में इटली से अगर कंपेयर किया जाए तो स्पेन कोई 10% इनएफिशिएंट है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि स्पेन का कंपैरेटिव एडवांटेज जो लाया करता है वो शूज में लाया करता है। ऑलिव ऑयल में तो ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है, ऑलमोस्ट 50% ज्यादा इनएफिशिएंसी नजर आती है, जबकि क्योंकि इस केस में 10% इनएफिशिएंसी है, तो कंपैरेटिवली मैं ये कह सकता हूं दोनों प्रोडक्ट में जो कंपैरेटिव एडवांटेज स्पेन का है वो शूज में लाया करता है। तो ये थियोरी ये आर्ग्यू करती है कि जब कंट्री दोनों प्रोडक्ट्स में ही इनएफिश कह लें कि कंपैरेटिव एडवांटेज ना हो या कंपैरेटिव एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो, तो वो प्रोड्यूस करे जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज लाया करता हो। इजम्पशंस कुछ थी इस थ्योरी की। देयर आर स्टैटिक कंडीशंस इन द इकोनॉमी। पहली assumption ये थी कि इकोनॉमी के अंदर कंडीशंस स्टैटिक रहती हैं। मतलब ये है कि अगर ये हमने एनालिसिस किया है कि स्पेन को ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करने में 120 आवर लगते हैं और इटली को 80 आवर लगते हैं, तो ये कंडीशन स्टैटिक रहें। ऐसा भी तो हो सकता है कि लेबर अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लें, उसकी प्रोडक्शन में वो नए मेथडोलॉजीज डिवाइस कर लें और उसके पर यूनिट आर कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। लेकिन फिलहाल हम इस थ्योरी में ये अज्यूम करेंगे ये जो कंडीशंस हैं ये स्टैटिक रहती हैं। लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन लेबर यूनिट। लेबर इज परफेक्टली मोबिल इन विद इन द कंट्री बट perfectly immobile among different countries. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर एब्सेंट। अब इसके अंदर कुछ assumptions ये रही हैं कि लेबर जो है वो विद इन अ कंट्री उसकी मोबिलिटी है, लेकिन वो कंट्री के बाहर मोबिलिटी नहीं है, यानी कि एक कंट्री में किसी भी जगह अगर प्रोडक्शन हो रही है तो वो मूव कर सकता है, लेकिन उस कंट्री से बाहर नहीं जा सकता, जो एक इसकी एग्जाम्पशन है। दूसरी, हमने यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात की कि वो कंट्री जिसका कंपैरेटिव एडवांटेज है वो प्रोड्यूस कर ले और दूसरे गुड्स में वो डिपेंडेंट रहे ऑन द अदर कंट्री। इसका मतलब है कि ट्रेड फ्री है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तो हमने यहाँ पे बात ही नहीं की, उसको हमने इग्नोर किया है। तो ये थ्योरी अपना आर्ग्यूमेंट जब प्रूफ करती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करती है। हो सकता है यहाँ पे स्पेन को 100 आवर्स लग रहे हैं और इटली को 90 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन जब इटली का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड की जाए तो ये 100 आवर लगने के बाद भी उसकी जो प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाए। तो ये थियरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करती है। It may overstate the benefit of specialization by ignoring the number of costs. Comparative advantage is not a static constant, it may change over time. Relative price and exchange rate are not taken into account.
ये कुछ क्रिटिसिज्म है मजीद के। एक तो हमने कहा कि ये बिलीव करता था डेविड रिकार्डो, या इसकी अजम्पशन थी इस थ्योरी में, कि जो एक्चुअली कंपैरेटिव एडवांटेज है ये स्टैटिक रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपैरेटिव एडवांटेज चेंज भी हो सकता है, फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्निक्स चेंज होने से हो सकता है कंपैरेटिव एडवांटेज चेंज हो जाए। दूसरा, अभी तक वो लेबर आवर की बात कर रहा है, एक्सचेंज रेट और प्राइसेस को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में आए। अभी तक हमने 3 थियरीज डिस्कस की। पहली थियरी जो थी वो ये थी कि मर्केंटाइलिज्म थी, उसमें ये बिलीव किया जा रहा था कि हर कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर से मैयर होता है, और दूसरा ट्रेड सरप्लस पे उनको फोकस करना चाहिए। फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आई, जिसने ये कहा कि हर कंट्री अगर वो प्रोड्यूस करे गुड्स जिसपे उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज लाया करता है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सकती है और इससे हर कंट्री को फायदा होगा। डेविड रिकार्डो ने उस पर क्रिटिसाइज किया कि ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री की एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी प्रोडक्ट पे लाई ही ना करता हो, तो फिर क्या करें। फिर उसने कंपैरेटिव एडवांटेज का एक कंसेप्ट दिया कि अगर तो प्रोडक्ट का कंपैरेटिव एडवांटेज लाया करता है, यानी कि जिसमें वो लेसर इनएफिशिएंट है या कंपैरेटिवली एफिशिएंट है, उसको वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए रादर देन रिलाइंग ऑन द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसके बाद फोर्थ थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हेक्सचर ऑल इन मॉडल, या इसको फैक्टर्स प्रोपोर्शंस मॉडल भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली हेक्सचर ऑलन थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ये दो इकोनॉमिस्ट थे, हेक्सचर एंड ऑलन, उनकी 1920s की थ्योरी है, और इस केस में वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नहीं बात करते बल्कि एंडोर्ड फैक्टर की बात करते हैं। द हेक्सचर ऑलन मॉडल developed in 1920s, also known as factor proportions theory, expands on the Ricardian model by allowing multiple factors of production. The standard Heckscher-Ohlin model begins by expanding the number of factors of production from 1 to 2. The model assumes labor and capital are used in the production of फाइनल गोल्स। तो ये बेसिकली रिकार्डियन की जो थ्योरी थी डेविड रिकार्डो की, उसको एक्सटेंड करता है और इस पे नंबर ऑफ फैक्टर्स को इंक्रीज करता है। डेविड रिकार्डो ने फोकस किया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज लाया करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एफिशिएंसी ऑफ लेबर, लेकिन इसने कहा कि सिर्फ लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि कैपिटल भी यूज किया जाता है, और उसकी बेस पे अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी rely करती है। Heckscher and Ohlin argued that comparative advantage arise from differences in national factors endowed, the extent to which a country is endowed with resources such as land, labor, and capital. The more abundant a factor, the lower its cost. Countries will export that make intensive use of those factors that are locally abundant and import goods that make intensive use of factors that are locally scarce. इस थ्योरी ने एक्चुअली हेक्सचर एंड ऑलिन ने आर्ग्यू किया कि कंपैरेटिव एडवांटेज लेबर की बेसिस पे सिर्फ लाया नहीं करता, बल्कि ये उन फैक्टर्स पे लाया करता है जो कंट्री एंडो करती हैं। जैसे कि अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ के अंदर शायद ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ऑयल वेल्स बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का शायद लैंड बहुत फर्टाइल है, तो इधर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास लेबर बहुत ज्यादा है, और उधर उनका एक एंडोर्ड फैक्टर है कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स वो ज्यादा एफिशिएंटली बना सकते हैं। तो इस कंट्री ने आर्ग्यू किया कि हर कंट्री को एडवांटेज उस प्रोडक्ट में होगा जो उसके एंडोर्ड फैक्टर की बेसिस पे उसको सपोर्ट करती है। यानी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर में एफिशिएंट होगा क्योंकि उसके पास लैंड फर्टाइल है और उसको वो गुड्स ही प्रोड्यूस करने चाहिए, और वो
उस वो कंट्री उस गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी रादर देन द अदर गुड्स। इसी तरह चाइना अगर लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स को वो प्रोड्यूस भी ज्यादा करेगी और एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेगी। तो इस थ्योरी ने आर्ग्यू किया कि कंपैरेटिव एडवांटेज फैक्टर्स एंडोमेंट पे डिपेंड करता है, सिर्फ लेबर की एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता। इस थ्योरी की अगेन कुछ एजम्पशंस थी। कंट्रीज वेरी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर कंट्री में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे हमने बात की कि गल्फ में शायद ऑयल वेल्स बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लैंड है वो फर्टाइल है। मे बी चाइना के पास जो है या कोई और ऐसी कंट्री हो जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो। तो हर कंट्री के जो एंडोड फैक्टर्स हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरी करेंगे, सिमिलर नहीं होंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इज आइडेंटिकल, सेम इनपुट विल रिजल्ट इन सेम आउटपुट। एक इसकी और assumption थी कि एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, कि टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो हर कंट्री में फिलहाल कांस्टेंट है। प्रैक्टिकली ये भी एक्चुअली एज इट इज नहीं है और आगे थ्योरीज में हम इस पे भी क्रिटिसिज्म देखेंगे। लेकिन उसने assumption ली कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है सेम है, अगर हमारे पास लैंड ज्यादा है तो हम एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें यह भी एक फैक्टर है कि अगर मैकेनाइज्ड हो तो कम लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं या टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो उसने कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। कंडीशंस ऑफ डिमांड आर आइडेंटिकल। तीसरा उसकी जो एजम्पशन थी जिसपे हमारी नेक्स्ट थियरी बेस करेगी, वो उसने कहा कि कंडीशंस ऑफ डिमांड भी आइडेंटिकल है। अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की किसी मतलब अगर कार्स की डिमांड चाइना में जितनी है पर पर्सन उतनी ही पाकिस्तान में होगी, तो ये एक उसकी एजम्पशन थी कि जो भी प्रोडक्ट होगी उसकी डिमांड हर कंट्री में आइडेंटिकल ही होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर फर्क होता है तो वो एंडोड फैक्टर में होता है, और एंडोड फैक्टर डिफाइन करेगा कि कौन सी कंट्री कौन से प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज रखती है और वो कौन से तरह की गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। एंडोड फैक्टर्स एंडोमेंट a nation's position in factor of production such as skilled labor or infrastructure necessary to compete in a given industry, basic factors endowment, advanced factor endowment। तो बेसिकली फैक्टर्स को भी दो उन्होंने कैटेगरी में डिफाइन कर दिया कि एक बेसिक फैक्टर्स होते हैं और एक एडवांस फैक्टर्स होते हैं। बेसिक फैक्टर्स कौन से होते हैं कि कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज जो है, उसका जो क्लाइमेट है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशंस जो है और उसके जो डेमोग्राफिक्स है, ये उसके बेसिक फैक्टर्स है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की अगर जोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट और लैंड शायद इस तरह का है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेहतर प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो अगर इस थ्योरी को अप्लाई करें तो पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल गुड्स ही एक्सपोर्ट करने चाहिए क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। While basic factors can provide an initial advantage, they must be supported by advanced factors to maintain success. Advanced factors कौन से होते हैं? Advanced factors are the result of investment by people, companies, government, and are more likely to lead to comparative advantage. If a country has no basic factors, it must invest in advanced factors. ये इससे आगे बातें कुछ डिस्कस हुई, ये शायद उस वक्त हेक्सर एंड ऑलिन ने नहीं की, लेकिन इस थ्योरी का आर्ग्यूमेंट ये निकलता है कि अगर उसके पास बेसिक फैक्टर्स नहीं है तो एटलीस्ट उसके पास एडवांस फैक्टर्स होने चाहिए। ये एडवेंट के साथ इसमें जो चेंजेस आई ये उसकी बात हो रही है कि अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो अपने लेबर को डेवलप कर ले, वो अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करे, रिसर्च बढ़ा दे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आए, एजुकेशन इंक्रीज हो, तो अल्टीमेटली उसका कंपैरेटिव एडवांटेज लाया कर सकता है, चाहे उसके पास वो नेचुरल फैक्टर्स नहीं है जो किसी और कंट्री के पास है। What determines the product for which a country will have a comparative advantage? Factors endowment vary among countries. Goods differs according to the types of factors that are used to produce them. Exactly वही बात की गई है जो हमने अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि
किसी भी कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज बेस करेगा उसके फैक्टर एंडोमेंट्स पे, और इसी तरह जो गुड्स हैं वो जो प्रोड्यूस होंगे वो फैक्टर एंडोमेंट पे डिपेंड करेंगे, जो ज्यादा सपोर्टिव होंगे वो वाले गुड्स प्रोड्यूस होंगे। A country will have a comparative advantage in products that intensively use resources, factors of production it has in abundance। अब इसने कुछ एग्जांपल्स दी भी है कि चाइना के पास फॉर एग्जांपल लेबर बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरेबिया के पास ऑयल की अबंडेंस है, अर्जेंटीना के पास वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली अगर इस थ्योरी को अप्लाई करें तो शायद आर्ग्यूमेंट ये निकलता है कि चाइना का कंपैरेटिव एडवांटेज उन प्रोडक्ट्स में लाया करता होगा जो लेबर इंटेंसिव हैं और चाइना को वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने चाहिए। इसी तरह सऊदी अरेबिया का ऑयल एक्सट्रैक्शन में और ऑयल रिफाइनिंग वगैरह जो ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज दोनों उसी में लाया करता होगा और उसको वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते चाहिए। और अर्जेंटीना को क्योंकि उसके पास वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और शायद लोअर कॉस्ट पे है तो उसको वीट प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो हेक्सचर एंड ऑलिंग की जो थ्योरी है यानी कि फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो है या मॉडल जो है उसने हमें ये कहा कि कंपैरेटिव एडवांटेज सिर्फ लेबर की बेस पे लाया नहीं करता, बल्कि जो एंडोर्ड फैक्टर हैं किसी कंट्री के वो डिफाइन करते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज किस कंट्री का किस में लाया करता है, और उसी फैक्टर्स के बेसिस पे जो प्रोडक्शन होगी उसी तरह एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज हो सकती है उन्हीं प्रोडक्ट्स की। Assume that home has a relative abundance of labor while foreign has a relative abundance of land. Under trade, home will export the labor intensive goods and import the land intensive good। एक और एग्जांपल दी गई है कि अगर तो किसी कंट्री के पास लेबर अबंडेंट है तो वो क्या करेगा, जो गुड्स लेबर पे डिपेंडेंट है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसको ज्यादा एक्सपोर्ट भी करेगा। और उसके पास अगर स्कार्सिटी है लैंड की तो जो लैंड की बेसिस पे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे फूड है वो उनको इंपोर्ट करेगा, और वाइस वर्सा जो फॉरेन होगा वो उस पे जो फॉरेन कंट्री होगी वो लैंड इंटेंसिव जो गुड होंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे और लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। कंक्लूजन इस थ्योरी का क्या निकलता है, ट्रेड शुड बी द ग्रेटेस्ट बिटवीन द कंट्रीज विद द ग्रेटेस्ट डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बात वाज़ेह है, एक कंक्लूजन इसकी निकलती है कि इसका मतलब यह है कि उन कंट्रीज में ट्रेड बहुत ज्यादा होगी जिसके फैक्टर्स एंडोमेंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। यानी अगर पाकिस्तान में लैंड है और लेबर कम है और चाइना के अंदर लेबर बहुत ज्यादा है और लैंड कम है, अज्यूमिंगली अगर ऐसी कोई एग्जांपल हो, तो पाकिस्तान और चाइना में ट्रेड मैक्सिमाइज होगी। इसकी एग्जांपल इस तरह देख लेते हैं कि गल्फ में ऑयल बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में ऑयल बहुत कम है, तो हमारी गल्फ के साथ जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह गल्फ के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है तो उसकी शायद यूरोपियन और साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो है ट्रेड ज्यादा होगी क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली उन पर डिपेंड कर रहे हैं। Trade should cause countries to specialize more in producing and exporting that are distinctly different from import। दूसरी बात उसने ये की कि जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो उस कंट्री की इंपोर्ट से बहुत डिफरेंट होंगी। यानी कि अगर एक कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है तो वो हो सकता है लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रही हो। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सिनेरियो नहीं है। अक्सर पाकिस्तान में फूड के आइटम्स भी इंपोर्ट हो रहे होते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया है कि हम फॉरेन की जो फूड है या उससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं उसको शायद प्रेफर करते हो, टेस्ट हमारा इस तरह डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस थ्योरी में ये है कि अगर तो ट्रेड होगी फिर नॉर्मली ऐसी होगी जो बिल्कुल डिफरेंट आइटम्स की होगी। इंपोर्ट वो आइटम्स होंगे जो लोकली फैक्टर्स सपोर्ट नहीं कर रहे और एक्सपोर्ट उन आइटम की होगी जिसपे लोकल फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर। एक्सपोर्ट में यूज एबंडेंट फैक्टर्स, फ्री ट्रेड इक्वलाइज प्राइस। दूसरी एक जो इसकी सपोजिशन थी वो ये थी कि
फ्री ट्रेड होगी तो प्राइस इक्वालिटी आ जाएगी। अगर ट्रेड फ्री है तो जो एक गुड की प्राइस पाकिस्तान में है वही एक गुड की प्राइस किसी और कंट्री में होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है और ट्रेड फ्री है, तो सिर्फ और सिर्फ जो फर्क होगा वो एक्सचेंज रेट का होगा। अभी तक हमने चार थ्योरीज देखी बेसिकली। एक हमने देखी मर्केंटाइलिज्म, जो ओरिजिनेटर थे जिनके बिलीफ थे कि ट्रेड सरप्लस होना चाहिए और गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व को मैक्सिमाइज होना चाहिए। सेकंड हमने थ्योरी देखी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसने ये बात की कि हर कंट्री को वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिस पे उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज लाया करता है। फिर डेविड रिकार्डो का क्रिटिसिज्म आया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकता है लाए ही ना करता हो, तो फिर उसने कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की लेबर की बेसिस पे कि जो कंट्री जिस पे कंपैरेटिव एडवांटेज पोजेस करती है उसको वो प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करना चाहिए। फिर हेक्शन एंड ऑलन का मॉडल आया, फैक्टर प्रोपोर्शन मॉडल आया। उसने ये कहा कि कंपैरेटिव एडवांटेज सिर्फ लेबर की वजह से नहीं होता, बल्कि ये इस वजह से होता है जो कंपनी के नेचुरल फैक्टर्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी बेसिस पे, ये या एंडोर्ड फैक्टर्स हैं उसकी बेसिस पे जो है एक्चुअली लाया करता है किसी भी कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है वो है द लेंटिफ पैराडॉक्स। लेंटिफ पुट हेक्सचर एंड ऑयल मॉडल टू empirical टेस्ट इन 1953 and found the results were contrary. Lenteff concluded American participation in the international trade is based on its specialization in labor-intensive rather than capital-intensive lines of production. लेंटिफ पैराडॉक्स बेसिकली जो थ्योरी है वो हेक्सचर एंड ऑलिम थ्योरम को उसने टेस्ट किया अमेरिकन इकोनॉमी में, जो कि हेक्सचर एंड ऑलिम ने ये कहा कि नॉर्मली जो कंट्री की एक्सपोर्ट्स होती हैं वो उन प्रोडक्ट्स की होती हैं जिससे कह लें कि सपोर्ट में उसके पास फैक्टर एंडोमेंट होती है, और इंपोर्ट उसकी होती है जो फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते कंट्री के पास। तो उसने लेंटिफ ने इसी थ्योरी को अमेरिका में टेस्ट कर लिया कि देखते हैं कि अमेरिका की स्पेशलाइजेशन किस में है और वो किस तरह के गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है और किस तरह के गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके रिजल्ट बिल्कुल जिस तरह हेक्सचर एंड ऑरेन ने कहा था उससे कॉन्ट्रडिक्टरी आए, रिवर्स रिजल्ट आए। Wesley Lontief in 1953 argued that since US was relatively abundant in capital, it would be an exporter of capital-intensive goods and importer of labor-intensive goods. तो टेस्ट करने से पहले उसका यह ख्याल था कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो गुड्स जो वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा वो कैपिटल इंटेंसिव होंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडवांटेज लाया करता है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में होगा, यानी उनके पास बेहतर मशीनरी है, बेहतर टेक्नोलॉजी है। जबकि उनका जो डिसएडवांटेज होगा या कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज कह लें, वो जो लाया करता होगा वो लेबर इंटेंसिव गुड्स में होगा, क्योंकि लेबर की जो क्वांटिटी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में 1953 में तो काफी कम थी। तो उसका एक हेक्सचर एंड ऑलिन की बेसिस पे उसका हाइपोथेसिस ये था कि अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा होगा और लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रहा होगा। लेंटिफ found however that US exports were less capital intensive than US imports. उसको ये जब थ्योरी उसने टेस्ट की तो उसको पता लगा कि यूएस की जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हैं और यूएस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम कैपिटल इंटेंसिव हैं। इसका मतलब उसका हाइपोथेसिस से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट है, और उसकी पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशन उसने दी वो ये बनती थी that the US has a special advantage in producing products made with innovative technology that are less labor intensive. तो शायद यूएस का जो स्पेशल एडवांटेज है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में है, सिर्फ लेबर इंटेंसिव गुड्स वो सॉरी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास बहुत अच्छी मशीनरी अवेलेबल है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में उनकी फर्म्स काम कर रही हैं, सिर्फ मशीनरी या कैपिटल बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसके अंदर शायद वो
ऑपरेट ज्यादा फर्म्स नहीं करनी। दूसरा, डिमांड बायस फॉर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसकी लोकल डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक्सपोर्ट कुछ हो ही नहीं पाता। तो पिछली थियरीज ने अपना हाइपोथेसिस तो दे दिया, लेकिन लोकल डिमांड को बिल्कुल ही इग्नोर किया। थर्ड इज ट्रेड बैरियर। जी, थर्ड पॉइंट था ट्रेड बैरियर्स। हो सकता है कि ट्रेड बैरियर्स इस तरह के हों कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट हो रही हो। एंड फोर्थ इज डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी लीड टू डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी विच देन ड्राइव्स ट्रेड पैटर्न। कि हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस हो कि आपकी पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ऐसी कंट्रीज भी होनी चाहिए जिनके पास टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस हो। तो शायद ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स थे वो हेक्सचर एंड ऑलिन के थ्योरम से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी आए। अब कॉन्ट्रडिक्शन की जो बेसिक रीजन थी वो शायद ये भी हो सकती है कि लेबर प्रोडक्टिविटी में फर्क हो सकता है ह्यूमन कैपिटल। अभी तक हमने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की बात की, लेकिन हो सकता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी लेसर हो सकता है ह्यूमन इतने स्किल्ड ना हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्टिव ना हो। फोर्थ वन इज कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न। हो सकता है कि जो गुड्स यूएस प्रोड्यूस कर रहा है उसका कंजम्पशन पैटर्न इस तरह लाया ना करता हो किसी और कंट्री में कि उसकी एक्सपोर्ट्स वहां पे हो, और इसी तरह इंपोर्ट के केस में लोकल कंजम्पशन पैटर्न जो है उस पर डिपेंडेंट है। एंड टैरिफ स्ट्रक्चर, कि हो सकता है टैक्सेस या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की हो कि आपके रिजल्ट्स बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो बेसिकली लैंटिफ पैराडॉक्स जो था वो एक्चुअली हेक्सचर एंड ऑलिन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, और उसको ये पता लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के केस में हेक्सचर एंड ऑलिन का जो मॉडल है वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद थ्योरी आती है आपके पास द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरीज। अगर आप गौर करें तो अब तक जितनी भी थ्योरीज हैं वो कंट्रीज को बेस बना के एक्चुअली थ्योरीज थी। पहली थ्योरी ने कहा कि कंट्री को ट्रेड सरप्लस होना चाहिए। दूसरी एब्सोल्यूट एडवांटेज ने कहा कि कंट्री के अंदर वो प्रोडक्शन होनी चाहिए जिसपे उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तीसरी थ्योरी ने कहा कि नहीं, प्रोडक्शन वो होनी चाहिए जिसमें उसका एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज है। फिर हेक्सचर एंड ऑलिन ने कहा कि कंट्री वो प्रोड्यूस करती हैं ज्यादा, या वो प्रोड्यूस करनी चाहिए कंपैरेटिव एडवांटेज की बेसिस पे जिस पे उसके एंडोड फैक्टर सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद लेंटिफ ने उसको टेस्ट किया और बेसिक प्रोपोजिशन यही थी कि कंट्रीज क्या प्रोड्यूस करती हैं। इसके आगे जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं वो एक्चुअली फर्म बेस्ड हैं, कंट्री बेस्ड नहीं है। अब हम फर्म की बेस पे इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करेंगे। पहली थ्योरी है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि क्लासिकल थ्योरीज के अंदर ही हमने क्लासिफाई की है। रेमंड वर्नन थ्रू हिज पब्लिश्ड आर्टिकल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड in the product line cycle in 1966 gave a new theory. The theory puts emphasis on information, uncertainty and scale economies rather than comparative cost. ये जो थ्योरी है नाम से वाज़ेह है कि ये कॉस्ट पे और फैक्टर से ज्यादा ये प्रोडक्ट की स्टेज पे बात करेगी कि थ्योरी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस तरह होती है। The International Product Life Cycle Model suggests that many products go through a cycle through which high income mass consumption countries are initially exporter and then lose their export market and finally become importer of the product. ये theory basically product को life cycle में define करती है कि product की कोई life cycle होती है। प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में होता है तो उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल एक आईफोन की एग्जांपल ले लेते हैं। आईफोन जब नया आता होगा तो
उसके अंदर इतने मॉडर्न डे फीचर होंगे कि कोई कंपेटिटर उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाता होगा। तो जो आईफोन प्रोड्यूस करता होगा वो पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करता होगा। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया में उस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है, और डिमांड सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होगी हाई इनकम ग्रुप में, क्योंकि आईफोन उस वक्त इतना महंगा होगा कि हाई इनकम ग्रुप के अलावा शायद कोई परचेज ही नहीं कर पा रहा होगा। और ये भी एक रीजन है कि कोई उसका रेप्लिका या उसका सब्स्टिट्यूट डेवलप नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हाई इनकम ग्रुप तक डिमांड सिर्फ लिमिटेड है। तो अगर कितनी एक फर्म्स होंगी जो चाहिए होंगी उस डिमांड को मीट करने के लिए, तो शायद प्रोड्यूसर को, ओरिजिनल जो इनोवेटर है उसके अलावा किसी प्रोड्यूसर को कोई इंटेंसिव भी नहीं है फिलहाल उसको प्रोड्यूस करने का। जिस जिस तरह प्रोडक्ट मेच्योर होगा उसका उसके जो है सब्स्टिट्यूट्स डेवलप होंगे। हो सकता है कि आपके पास लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी अब वो फीचर्स देने लगे। तो अल्टीमेटली हो सकता है आईफोन जो है उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस अमेरिका ने किया था, और जब तक उसकी प्रोडक्ट जो है ग्रोथ की स्टेज में थी वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब उसके सब्स्टिट्यूट डेवलप हो जाएंगे तो ऐसा हो सकता है चाइना वैसी प्रोडक्ट को उससे भी कम प्राइस में प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। अब यहाँ पे ट्रेड पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो गुड जो एक्चुअली यूएस एक्सपोर्ट कर रहा था, हो सकता है यूएस के जो रेजिडेंट्स हैं अब वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो। तो इसने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात की कि नॉर्मली इंट्रोडक्शन और मेच्योरिटी तक जो फेज होता है, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ तक का जो फेज होता है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बेसिस पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, और अल्टीमेटली जब चीजें इंपोर्ट होती हैं और स्टेबिलिटी आती है, वही प्रोडक्ट हो सकता है लोकल कंट्री में इंपोर्ट होना शुरू हो जाए, यानी डायरेक्शन फ्लो ऑफ ट्रेड जो है वो हो सकता है रिवर्स हो जाए। रेमन Raymond Vernon, mid-1960s, proposed the product lifecycle theory suggests that as product mature, both the location of sale and the optimal production location will change, affecting the flow and direction of trade. वही बात की गई है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट मेच्योर होगी हो सकता है उसकी लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन और लोकेशन ऑफ सेल और उसकी प्रोडक्शन और उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड दोनों चेंज हो जाए। जैसे जैसे प्रोडक्ट मेच्योर होगी हो सकता है यूनाइटेड स्टेट उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दे। पहले डिमांड जो थी वो हाई इनकम ग्रुप की थी, अब उसी टेक्नोलॉजी की डिमांड मिडल और लोअर इनकम ग्रुप की हो जाए, और इसी तरह फ्लो ऑफ डायरेक्शन ट्रेड भी चेंज हो जाए। यानी पहले अमेरिका जो है वो हो सकता है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा हो और अब चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करने लगे। In the mid 1960s, the wealth and size of the US market gave a strong incentive of US firms to develop new products. According to Vernon, in the early stages of the product life cycle, demand may grow in the US, but demand in other advanced countries is limited to high income group. वही बात की हुई है कि जब प्रोडक्ट नई इंट्रोड्यूस होती है और उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो उस वक्त डिमांड जो है वो सिर्फ हाई इनकम ग्रुप तक लिमिटेड होती है। Therefore, it is not worthwhile for firms in the countries to start producing the new products because it does necessitate some exports from the US to those countries. क्योंकि डिमांड इतनी लिमिटेड है, अब किसी भी फर्म को सब्स्टिट्यूट डेवलप करने के लिए भी कोई खास इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि हाई इनकम ग्रुप बहुत कम परसेंटेज में होता है। तो इस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, तो इस वक्त तक डिमांड सिर्फ हाई इनकम ग्रुप में लिमिटेड होगा, और जिस कंट्री ने इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाई है वही पूरी दुनिया को वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे होंगे अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का केस है। Over the time, demand for the new product starts to grow in other advanced countries, making it worthwhile for foreign producer to begin producing for their home markets. अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी, और फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके लिए अब इंसेंटिव होगा कि डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसकी सप्लाई अवेलेबल हो और प्रॉफिटेबल
लाइजॉन क्रिएट हो सके. US firms might also set up production facilities in those advanced countries where demand is growing, limited to exports for the from the US. ऐसा भी हो सकता है कि यूएस जो इनिशियली एक्सपोर्टर था और इनोवेटर था, वो अपने ही सेटअप्स किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लगा ले, क्योंकि उधर ही डिमांड ज्यादा ग्रो कर रही है. अब यूएस की डिमांड तो मोस्टली मीट हो गई है. तो ऐसे केस में उन कंट्रीज में प्लांट एक्चुअली जो है सेटअप किया जाएगा वहां पे, और वहीं पे प्रोड्यूस किया जाएगा. वहां से न्यू मार्केट को टारगेट करना इजी होगा और शायद कॉस्ट एफिशिएंट भी हो. As the market in the US and other advanced nations mature, the product becomes more standardized and price become the main competitive weapon. तो जिस तरह प्रोडक्ट मेच्योर हो जाएगी, उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, स्टैंडर्डाइज हो जाएगी प्रोडक्ट, और फिर प्राइस की बेस पे कंपटीशन होगा. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो फैक्टर है वो खत्म हो चुका होगा. Producers based in advanced countries where labor costs are lower than the United States might now be able to export to the US. अब एक ऐसा वक्त आ जाएगा शायद कि जहां पे एडवांस जो दूसरी एडवांस कंट्रीज हैं, वहां के प्रोड्यूसर सिमिलर टेक्नोलॉजी को यूनाइटेड स्टेट में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो शायद अब यूनाइटेड स्टेट से भी चीपर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अब कॉस्ट एडवांटेज लाया कर रहा होगा. इफ कॉस्ट प्रेशर्स बिकम इंटेंस, developing countries begin to acquire a production advantage over advanced countries. ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट लो होती है और सेटअप कॉस्ट कम होती है, तो अब उस प्रोडक्ट पे डेवलपिंग कंट्रीज का एडवांटेज आ जाए और एडवांस कंट्रीज का डिसएडवांटेज आ जाए, क्योंकि एडवांस कंट्रीज में लेबर कॉस्ट, प्रेमिसेस कॉस्ट ये हायर होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में कम होती हैं. तो ओवरऑल कॉस्ट हो सकता है अब डेवलपिंग कंट्रीज में कम आ रही है उसकी प्रोडक्शन की, और एडवांस कंट्रीज में ज्यादा आ रही हो. द यूनाइटेड स्टेट्स स्विचेस फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट to an importer of the product as production becomes more concentrated in lower cost foreign markets. अब हो सकता है वही यूनाइटेड स्टेट्स जो उस प्रोडक्ट को इनिशियली एक्सपोर्ट कर रहा था पूरी दुनिया में, वो उसी सिमिलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा हो. और उसकी वजह क्या है कि अब टेक्नोलॉजिकल जो है जो डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी जो उस प्रोडक्ट की है वो स्टैंडर्डाइज हो गई है. फर्म्स अब लो कॉस्ट में उसे प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसकी बेसिस पे अब यूनाइटेड स्टेट्स शायद उसको इंपोर्ट कर रहा हो. The product life cycle concept identifies four stages that the trade patterns go through. Lewis Wells identifies four phases as follow: United States exports strength, foreign production start, foreign production becomes competitive in export market, import competition begins. यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में अगर यूनाइटेड स्टेट की एग्जांपल ली जाए तो उसने फोर फेजेस में प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया. एक उसकी इंट्रोडक्शन और ग्रोथ की स्टेज थी, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था और वो उसकी एक स्ट्रेंथ थी. फिर सेकंड फेज था भाई जब फॉरेन प्रोड्यूसर्स ने भी उसी गुड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. फिर फॉरेन कंपटीशन इस फॉरेन मार्केट में ही स्टार्ट हो गया, यानी एक्सपोर्ट के अंदर ही कंपटीशन आ गया. और फिर एक टाइम आया यूनाइटेड स्टेट्स खुद उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द फॉरेन प्रोड्यूसर्स. कंक्लूजन: एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज बेटर फॉर न्यू प्रोडक्ट देन मैच्योरिंग प्रोडक्ट. वाज़ेह है कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा होगी रादर देन मैच्योरिंग प्रोडक्ट्स में जहां पे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका होगा. टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइज विद मैच्योरिटी. जैसे जैसे टाइम गुजरता है टेक्नोलॉजी शायद सिंप्लीफाई हो जाती है. रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेटिंग एंड इमिटेटिंग कंट्रीज चेंज ओवर टाइम. जैसे हमने डिस्कशन में अभी देखा
कि जो रिलेशनशिप होता है कंट्रीज का वो इनोवेटिंग कंट्री और इमिटेटिंग कंट्रीज में चेंज हो जाता है। पहले इनोवेटिंग कंट्री एक्सपोर्टर होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम अक्सर इमिटेटिंग कंट्रीज उसकी एक्सपोर्टर बन जाती है। पहले इनोवेटिंग कंट्री उसकी एक्सपोर्टर होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इमिटेटिंग कंट्रीज उसकी एक्सपोर्टर बन जाती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्रीज इन द लेटर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल। अगर तो ट्रेड की वॉल्यूम देखी जाए तो हो सकता है कि लेटर स्टेज में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंपनीज उसको प्रोड्यूस कर रही हैं, तो सप्लायर ज्यादा हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड भी ज्यादा होगी। इनिशियल स्टेज में एक ही कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रही थी और आपकी डिमांड सिर्फ हाई इनकम सेगमेंट तक लिमिटेड थी, इसलिए शायद जो वॉल्यूम था इंटरनेशनल ट्रेड का वो इनिशियली लो था। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी पे भी कुछ क्रिटिसिज्म आए। प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड डज नॉट फोकस ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड सोशियो कल्चरल एंड बिहेवियरल वेरिएबल्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड वर्चुअली इग्नोर्स ट्रेड इन इंटेंजिबल्स। तो बेसिक इस पे यही था कि ये कंज्यूमर पे फोकस नहीं है, ये प्रोडक्शन पे फोकस्ड है। हो सकता है कि कंज्यूमर प्रोडक्शन चाहे हो भी जाए लेकिन कंज्यूमर को उस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही ना हो, वो फोकस ही ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है, जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी सिर्फ प्रोडक्शन साइड को फोकस कर रही है। और दूसरा, ये सिर्फ टेंजिबल गुड्स की बात कर रही है। हो सकता है कि सर्विसेज हों या इनटेंजिबल गुड्स हों, जिसमें सर्विसेज भी आती हैं, तो हो सकता है सर्विसेज भी इस नेचर की हो और उस पे ये थ्योरी इस एज इट इज अप्लाई नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट ये थ्योरी है वो पोर्टर्स डिमांड ऑफ नेशनल एडवांटेज है। माइकल पोर्टर इन 1990s, अब हम 1990s तक थ्योरी में आ गए हैं। पहले हमने 16th सेंचुरी से थ्योरीज देखी कौन कौन सी आई और अब हम 1990s की थ्योरी पे बात कर रहे हैं। Studied 100 firms in 10 developed nations. According to Porter, a nation attains a competitive advantage if its firms are competitive. He proposed a model that Porter's diamond that provide conditions that have to be met for a firm to be internationally competitive and successful. माइकल पोर्टर ने 100 फर्म्स स्टडी की जो कि 10 डेवलप नेशन में थी और उसने कहा कि ट्रेड के फ्लो होने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज का होना जरूरी है। और कंपेटिटिव एडवांटेज कब होगा? जब उस फर्म के पास कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ कंडीशंस वो मीट करेगा, और वो ये कंडीशंस हैं कि उसके पास फैक्टर कंडीशंस भी एडवांटेज प्रोवाइड कर रही होंगी, उसके पास कंपनी के पास या कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उससे रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी डेवलप्ड होगी, डिमांड कंडीशन भी मार्केट में लाया कर रही होगी। एक प्रोडक्ट चाहे जितनी अच्छी या इनोवेटिव प्रोड्यूस हो जाए, अगर उसकी डिमांड नहीं है तो उसकी एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती। और इसी तरह फर्म की जो स्ट्रेटेजी है, जिसमें उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है और लॉन्ग टर्म कह लें कि स्ट्रेटेजीज भी हैं और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज भी हैं, ये सारी अगर ये चारों फैक्टर कोई कंपनी पोजेस करेगी तब भी उसका कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है। और उसका कंपेटिटिव एडवांटेज अगर होगा तो फिर ही उसके गुड्स एक्सपोर्ट हो सकेंगे। तो पोर्टर ने कुछ कंडीशंस रख दी कि ये कंडीशंस होंगी तभी जाके इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि एक्सपोर्ट की डायरेक्शन इंप्रूव हो सकती है। Porter's theory states that if the elements in the demand are increasingly present, trade increases. अगर कंपनी के पास ये फैक्टर्स मौजूद होंगे तो इसका मतलब उस कंपनी की ट्रेड ज्यादा हो रही होगी किसी और कंट्री के साथ। These elements in the diamond constitute a system and are self-reinforcing. Porter emphasizes the role of chance in the model, government's proper role as a pusher and challenger. यहाँ पे बात कंपनी की हो रही है, लेकिन उसने एंड में ये बात भी कर दी कि अगर किसी भी मुल्क ने, कंट्री ने
अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो अपनी फर्म्स में जो लोकल फर्म्स हैं उनमें ये चारों फैक्टर्स क्रिएट करने के लिए उन्हें रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये फैक्टर्स अगर क्रिएट होंगे तो वो फर्म्स ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकती हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी और अल्टीमेटली कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी। कुछ क्रिटिसिज्म भी था, इट फोकसेस टू मच ऑन डेवलप्ड इकोनॉमीज, द गवर्नमेंट रोल कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि ये ज्यादातर फैक्टर्स डेवलप इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं जहां पे कह लें सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी होगी, स्ट्रेटेजिकली भी साउंड होंगे। गवर्नमेंट का रोल पॉजिटिविटी की बात हुई है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल नेगेटिव भी हो सकता है ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट करते हो सकता है कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है टैक्सेस बहुत ज्यादा हो। Chance is difficult to predict. Porter says that firm, not countries, compete in international market. This means that national comparative advantage must be understood at the level of firm rather than the level of the country. जैसा मैंने आपसे कहा कि ये ओवरऑल कंट्री के बारे में अब थेरीज नहीं है, ये सारी अब फर्म्स पे फोकस करती हैं और उसकी बेस पे इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद जो लास्ट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो है न्यू ट्रेड थ्योरी। ये है तो 1970s की, यानी कि पोर्टर की थ्योरी से पहले की है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन शायद लेटर स्टेजेस तक है, इसीलिए हम इसको एंड में डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यू ट्रेड थ्योरीज ये कहती है, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यूनिट कॉस्ट रिडक्शन एसोसिएटेड विद द लार्ज स्केल ऑफ आउटपुट, trade can increase the variety of goods available to consumer and decrease the average cost of those goods in those industries when the output required to attain economies of scale represents a significant portion of total world demand. The global market may also be able to support a small number of firms. यहाँ पे न्यू ट्रेड थ्योरी जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करती है। ये कहते हैं कि जो सबसे पहले डेवलप करता है वो सबसे पहले कंट्री जो है किसी भी गुड की डिमांड मीट भी कर लेती है। अगर डिमांड मीट करती है तो इसका मतलब ये बनता है कि उस कंपनी की प्रोडक्शन हाई है, और प्रोडक्शन हाई होगी तभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट करेंगे। तो न्यू ट्रेड थ्योरी कहती है कि जिस जिस तरह एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा वो यही होगा कि सबसे पहले अगर मार्केट कैप्चर कर ली जाएगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर्म हो जाएंगी और अल्टीमेटली वो फर्म सारी दुनिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाया कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिल चुका है। अब लोग उस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो गए हैं। Without trade, a small nation may not be able to support the demand necessary for producer to realize required economies of scale, so certain product may not be produced. उसके बाद ये इसको सपोर्ट करता है कि अगर ट्रेड ना होती तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी शायद अचीव ना हो सकते और प्रोड्यूसर ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करता, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये था कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के लिए उसकी सिग्निफिकेंट डिमांड का होना जरूरी है। अगर वो लोकली नहीं है और इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रही तो इसका मतलब कि प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन का इंसेंटिव अवेलेबल नहीं है। विद ट्रेड, a nation may be able to specialize in producing a narrower range of product and then buy the goods that it does not make from other countries. Each nation then simultaneously increases the variety of goods available to its consumer and lower the cost of goods. तो उसने यहाँ पे यही थ्योरी में आर्ग्यू किया कि जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज आएगा, सिर्फ नैरो प्रोड्यूसर ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ ही प्रोड्यूसर होंगे, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे, कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होंगे और अल्टीमेटली हर कंट्री में वो गुड्स कम कॉस्ट पे अवेलेबल होगी, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कुछ फर्म्स के पास लाया कर रहा होगा। फर्म विथ फर्स्ट मूवर एडवांटेज,
The economic and strategic advantage that accrue to many entrants into an industry will develop economies of scale and create barriers to entry for other firms. The pattern of trade we observe in the world economy may be the result of first mover advantage and economies of scale. यहाँ पे वही बात की कि अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाएगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव हो जाएंगी और अदर फर्म के लिए बैरियर ही होगा, क्योंकि अगर वो उस प्राइस पे उस कॉस्ट पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जिसपे उनका कंपेटिटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो उस बिजनेस में एंट्री ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जिन फर्म के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उनके साथ हम compete ही नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली ट्रेड फ्लो करेगी फर्स्ट मूवर एडवांटेजिंग कंट्री से. न्यू trade theory suggests nations may benefit from the trade even when they do not differ in resource endowment or technology. A country may predominate in the export of the good simply because it was lucky enough to have one or more firms among the first to produce that good. Thus, new trade theory provide an economic rationale for proactive trade policy that is at variance with other free trade theories. यहाँ पे वो एक और बात करता है कि जो ट्रेड फ्लो है वो नेचुरल फैक्टर्स या फैक्टर्स एंडोमेंट्स पे नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि इस पे डिपेंड कर रहा है कि कंट्री कितनी लकी थी कि उसके अंदर ही एक फर्म थी जिसने इनिशिएट किया अपना आइडिया और अल्टीमेटली वो सारी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही है वो गुड. इसमें कंट्री की फैक्टर्स एंड डोर्ड का रोल नहीं है, बल्कि उसकी लक है कि उसके अंदर ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल या इनोवेशन की और पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट है. इस पे शायद माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल बड़ी फिट आती है कि माइक्रोसॉफ्ट ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है और इससे यूनाइटेड स्टेट की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई. हो सकता है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का एक्टिव रोल ना रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका ट्रेड सरप्लस इंक्रीज हुआ एंड इट कैन बी ड्यू टू द लक. मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी के, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो मोनोपोली का एडवांटेज आएगा. न्यू ट्रेड theory also becomes a factor in explaining the growth of globalization. New trade theory suggests that government might have a role to play in promoting new industries and supporting the growth of new industries. So, न्यू ट्रेड थ्योरी दो चीजें कर रही है. एक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रही है, क्योंकि जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज आया तो पूरी दुनिया को गुड्स सस्ते मिलेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब ग्लोबलाइजेशन होगी, ट्रेड फ्री होगी, बैरियर्स नहीं होंगे, तो तब ही ये पॉसिबल हो सकता है. दूसरा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि गवर्नमेंट जो है न्यू आइडियाज को और न्यू इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, क्योंकि अगर ये प्रमोट करेंगे तभी जाके ट्रेड सरप्लस क्रिएट हो सकता है या ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो सकता है, ताकि वो जो इंडस्ट्रीज हैं जब उनको ऐसे इकोनॉमी ऑफ स्केल और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेंगे तो ही किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकती हैं. अब अगर हम थेरीज का टाइमलाइन देखें तो ये कुछ थेरीज हमने 16th सेंचुरी से स्टार्ट की. मर्केंटाइलिज्म थी, उसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमने डिस्कस की, फिर हमने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डिस्कस की, फिर हमने फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी की बात की जो 1990s के करीब आके आई, और उसके बाद इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी थी, न्यू ट्रेड थ्योरी थी और नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी थी जिसको पोर्टर्स डायमंड भी हमने कहा. तो टाइमलाइन की बेसिस पे ये थ्योरीज हमने डिस्कस की. हमने कहा कि कुछ थ्योरी जो थी वो डायनामिक थी और कुछ शुरू वाली क्लासिकल थ्योरीज थी. अगर थ्योरीज को एक और चीज में देखा जाए तो थ्योरी जो है कंट्री इज यूनिट ऑफ एनालिसिस. कुछ थ्योरीज थी वो कंट्री बेस्ड थी. जो शुरू वाली थ्योरीज हमने देखी, जिस तरह हमने यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म देखी, एब्सोल्यूट एडवांटेज देखा, कंपैरेटिव एडवांटेज देखी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी देखी, यहां तक की थ्योरी कंट्री बेस्ड थी. इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट किया जा रहा था कंट्री की स्ट्रेटेजी से. उसके बाद जो थ्योरीज आई वो फर्म बेस्ड थी
कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट कर रहे थे फर्म के फेस से, कि वो इनोवेटर है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी अप्लाई हो रही है। अगर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल फर्स्ट मूवर एडवांटेज से अचीव कर रहा है तो न्यू ट्रेड थ्योरी अप्लाई हो रही है। अगर कंपैरेटिव एडवांटेज उन फैक्टर्स पे हो रहा है जो पोर्टर ने लिस्ट किए, तो उस पे पोर्टर्स डायमंड अप्लाई हो रही है। यानी ये जो थ्योरीज थी मॉडर्न डे थ्योरीज, ये फर्म बेस्ड थी, इनका फोकस फर्म पे था। ये कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज के दरमियान इंक्रीज या डिक्रीज भी हो रही हैं तो इसमें फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। जबकि जो पुरानी थियरीज थी, ओल्ड थियरीज थी, वो बिलीव करती थी कि ये कंट्री की स्ट्रेटेजी पे बेस करती हैं और कंट्री के फैक्टर्स पे बेस कर रही हैं उसकी इंटरनेशनल ट्रेड का फ्लो और वॉल्यूम। जो कंट्री बेस्ड थियरीज हैं वो मोस्टली जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये 1920s 30s की थियरीज हैं ज्यादातर। और मोस्टली जो फर्म बेस्ड थियरीज हैं वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 आई हैं, जिसमें से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी थी, न्यू ट्रेड थियरी थी और पोर्टर्स नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थियरी थी। कंट्री बेस्ड थियरी में मर्केंटाइलिज्म था, एब्सोल्यूट एडवांटेज था, कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी थी, हेक्सचर ऑलन थियरी थी, और जिसको फैक्टर एंडोमेंट भी हमने कहा, और लैंटिफ पैराडॉक्स था। तो अगर आज की लेक्चर की डिस्कशन को समराइज कर लें तो हमने बात ये की, all the theories provide a framework and support international trade। जितनी भी theories हैं उसका बेसिक पर्पस इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करना ही है, चाहे वो अपने उनके आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट ही क्यों ना हो, वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट से इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट कर रही है। एवरी थियरी हैज इट्स ओन आर्ग्यूमेंट एंड लिमिटेशन। हर थियरी के अपने आर्ग्यूमेंट हैं और हर थियरी पे कोई ना कोई लिमिटेशन भी होगी। Although criticized, yet all theories hold some application even today। डेफिनेटली, चाहे उसमें क्रिटिसिज्म है, आप उसकी लिमिटेशंस देख सकते हैं, लेकिन हर थियरी का कोई ना कोई एलिमेंट आज भी मॉडर्न डे में एग्जिस्ट करता है और अप्लाई होता है। तो आज के लेक्चर में हमने इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थ्योरेटिकल सपोर्ट की बात की। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो थ्योरेटिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें लॉजिकल जस्टिफिकेशन चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों बेनिफिशियल है फॉर ऑल द कंट्रीज। तो वो हमने थ्योरेटिकल सपोर्ट से प्रोवाइड की। तो आज का लेक्चर इतना ही था, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज।